दो प्रकार की है, एक तो है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की अगर अपन बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी अपन ने 3 प्रकार की देखी। एक अपन ने देखा कैश मेमोरी, एक अपन ने देखा रैम और एक अपन ने देखा रोम। ठीक है? बताओ कैश मेमोरी किसी को कोई समस्या है क्या? कैश मेमोरी मैंने वैसे भी आपको पढ़ा दी सीपीयू के साथ। ठीक है? क्योंकि सीपीयू के साथ अटैच में होती है, इस वजह से मैंने सीपीयू के साथ आपको कैश मेमोरी मैंने आपको बता दी है। बताओ कैश मेमोरी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1965 के अंदर मॉरिस विल्कन्स के द्वारा कैश मेमोरी का आविष्कार किया गया। ये जो कैश मेमोरी है, इसको सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी कहा? तो इसको सर्वप्रथम साल्व मेमोरी कहा। बताओ कौन सी मेमोरी कहा? साल्व मेमोरी कहा। ठीक है? और ये जो कैश मेमोरी है, ये क्यों लगाई जाती है? इसका यूज क्यों होता है? तो सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज द वर्किंग पावर ऑफ सीपीयू, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं? कैश मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है? उसके बाद में अगर अपन देखा तो कैश मेमोरी के अंदर ये 3 लेयर पाई जाती है। एक पाया जाता है L1, एक पाया जाता है L2, एक पाया जाता है L3। बताओ L1 लेयर किससे जुड़ी होती है? तो सीपीयू के कोर भाग से जुड़ी हुई होती है। L2 लेयर किससे जुड़ी होती है? सीपीयू के शेड भाग से जुड़ी हुई होती है। और L3 लेयर किससे जुड़ी होती है? सीपीयू के सभी कनेक्टिंग पार्ट से जुड़ी हुई होती है। बताओ कौन सी लेयर? L3 लेयर। ठीक है? उसके बाद में अगर अपन देखा कि जो कैश मेमोरी है, इसके 3 टेक्निकल वर्ड है। एक तो है कैश हिट, एक है कैश मिस और एक है कैश लेटेंसी। बताओ कैश हिट से आप क्या समझते हैं? क्या होता है कैश हिट? सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा कैश में मिल जाए तो इसे क्या कहते हैं? कैश हिट कहते हैं। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा कैश में नहीं मिले तो इसे बताओ क्या कहते हैं? कैश मिस कहते हैं। साथ के साथ बोले जाया करो, उदासीन मत बैठो आप। ठीक है? बोलोगे तो आपको याद होगा। ठीक है? बोलो सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा कैश में मिल जाए तो इसे बताओ क्या कहेंगे? कैश हिट कहेंगे। कैश मिस किसे कहेंगे? सीपीयू के द्वारा केस में नहीं मिले तो इसे क्या कहते हैं? केस मिस कहते हैं। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय, बताओ क्या कहलाता है? केस लेटेंसी कहलाता है। फिर उसके बाद में अपनी अलग मेमोरी चलती है। देखिए इधर अपन से पढ़ते हैं आज रोम। बताओ क्या पढ़ते हैं अपन? रोम। ठीक है? रोम का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर को चालू करने की जिम्मेदारी बताओ किसकी है? रोम की है। तो रोम के अंदर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं। बताओ क्या होते हैं? कंप्यूटर को कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश। कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं। बताओ किस में होते हैं? रोम में। रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं बायोस। बताओ क्या बोलते हैं? बायोस। अब ये बायोस क्या भला है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताओ क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बोलो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बायोस है ये क्या करता है? तो ये एक प्रक्रिया को संपन्न कराता है जिसका नाम है पोस्ट की प्रक्रिया। बताओ किसकी प्रक्रिया? पोस्ट की प्रक्रिया। एक पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। और ये पोस्ट की प्रक्रिया की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? इसकी होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बताओ क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है? तो बताओ रोम क्या करता है? तो रोम तो कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश देता है। रोम के अंदर होता है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस एक प्रक्रिया को संपन्न कराता है जिसका है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर जब चालू होगा तो अपना खुद सेल्फ टेस्ट करेगा, अपने स्वयं का टेस्ट करेगा। उस टेस्ट को बताओ अपन क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। पोस्ट की प्रक्रिया कहते हैं। और ये पोस्ट की प्रक्रिया किसके द्वारा करवाई जाती है? तो ये करवाई जाती है बताओ किसके द्वारा? बायोस के द्वारा। ये बायोस क्या हार्डवेयर है क्या? नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है
जो किसके अंदर सेव होता है, रोम के अंदर सेव होता है। ये बायोस फिर एक और काम करवाता है, इसके पास एक और सॉफ्टवेयर का टुकड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। बताओ क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर। इसके पास एक सॉफ्टवेयर का एक और होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ये बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, तो ये बूट स्ट्रैप लोडर का काम है, देखे इधर एक बार, बूट स्ट्रैप लोडर का काम हो जाएगा अपना, जैसे कि ये मान लो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है साहब, ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन है। तो सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन को अपन बोलते हैं सी ड्राइव। बताओ कौन सी ड्राइव बोलते हैं, सी ड्राइव। सी ड्राइव में टोटली बताओ क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अगर आप डेटा भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका फोन है तो आपके फोन की सेकेंडरी स्टोरेज की पहली लोकेशन पे होगा एंड्रॉइड। जैसे कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर में होगा विंडो। बताओ क्या होगा, विंडो। जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालना चाहते हैं वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर होगा, ठीक है। और ये होता है रैम। बताओ ये क्या होता है, रैम, ठीक है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो रैम क्या होती है, रैम जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम पूरी तरह बंद होती है, खाली होती है रैम, रैम में कुछ भी नहीं होता है। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो रैम के अंदर सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। सर्वप्रथम बताओ क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कि आपका कंप्यूटर चालू हो रहा है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ये है। विंडो है तो विंडो दिखाएगा, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड दिखाएगा, आईओएस है तो आईओएस दिखाएगा, ठीक है। तो देखें इधर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहां से उठकर बताओ कहाँ आएगा, रैम के अंदर आएगा। लेकिन ये रैम के अंदर लाएगा कौन, ये रैम के अंदर लाएगा कौन, तो रैम के अंदर लाने का कार्य बताओ कौन करता है, बूट स्ट्रैप लोडर करता है। बूट स्ट्रैप लोडर यहां से उठकर यहां पे लाने का कार्य करेगा बूट स्ट्रैप लोडर। बताओ कौन करता है, बूट स्ट्रैप लोडर का कार्य है। तो बूट स्ट्रैप लोडर का कार्य बताओ क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से, ऐसा हम लिख दोगे इसको शॉर्ट में, सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की पहली, फर्स्ट लोकेशन, सेकेंडरी मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन से, फर्स्ट लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लोड करता है, रैम में लोड का, रैम में लोड करता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन बूटिंग। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। मतलब बूट होने की प्रक्रिया को बताओ क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। वापस देखिए एक बार, क्या पढ़ रहे हैं अपन, रोम पढ़ रहे हैं। रोम में क्या होते हैं, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं। फिर रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है। बताओ ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पाया जाता है जिसका नाम है बायोस। बताओ बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बोलिए सारे के सारे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। फिर ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करवाता है, पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। बताओ पोस्ट की प्रक्रिया फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बोलिए एक बार, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इस बायोस के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप लोडर। बताओ क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर। ये बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, तो सेकेंडरी मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर बताओ कहां लोड करता है, रैम में लोड करता है। इसी प्रक्रिया को बताओ अपन क्या कहते हैं, बूट होना कहते हैं। कंप्यूटर का बताओ क्या होना होता है, बूट होना। जैसे कि ये विंडो है तो विंडो यहाँ आएगा, फिर आपको स्क्रीन के ऊपर विंडो शो करेगा, शुरू के 2-5 मिनट तक आपको दिखाएगा नहीं, कम से कम 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट बताओ क्या होती है, पोस्ट की प्रक्रिया होती है कि सारे डिवाइस सेटिंग से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, ठीक है। एक बार यहाँ पे उतारें फिर अपन आगे की ओर चलते हैं।
हाँ, बूट स्ट्रैप लोडर आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। थोड़ा जूम करोगे इसको, है ना। सही है, सही है। हाँ जी। हाँ, पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न कराता है बायोस। यहाँ पे स्टार लगा के लिख देना चाहे। बायोस पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न करवा। बायोस पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अभी लिखवा देता हूँ। फुल फॉर्म नहीं लिखवाया मैंने, है ना। आगे लिख देना रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली। स्पीड रखो, थोड़ी स्पीड रखो। पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। बायोस जो है पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। पोस्ट की प्रक्रिया क्या होती है? पावर ऑन सेल टेस्ट। और एक होता है बूट स्ट्रैप लोडर, जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लोड करने का कार्य करता है, बूट स्ट्रैप लोडर। इस प्रक्रिया को बताओ क्या कहा जाता है? बूटिंग। चलें आगे। चलो ठीक है, देखिए। तो इस प्रक्रिया को बताओ क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग कहा जाता है। और बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग दो प्रकार की होती है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। कंप्यूटर का चालू होना बताओ क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। एक तो बताओ क्या होता है? कोल्ड बूटिंग। और एक बताओ क्या होता है? वार्म बूटिंग। ठीक है, दोनों क्या होते हैं तो देखे थे। कंप्यूटर को चालू करना, ठीक है।
कंप्यूटर को सर्दियों में चालू करना तो बताओ क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर को गर्मियों में चालू करना बताओ क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग। क्या ऐसा होगा क्या? हाँ ऐसा ही होगा, हाँ। अरे ठीक है। कंप्यूटर को चालू करना, कंप्यूटर को चालू करना, चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जो चालू होगा तो बूटिंग व या कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग, बूटिंग या कोल्ड बूटिंग। आगे ये और लगा दो, बंद कंप्यूटर। बंद कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग या कोल्ड बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग आता। और वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, स्टार्ट या पुनः चालू करना, रीस्टार्ट या पुनः चालू करना, करना रीबूटिंग, रीबूटिंग या वार्म बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो प्रकार की होगी, एक तो होगा कोल्ड बूटिंग, एक होगा आपका वार्म बूटिंग। बंद कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग या कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग की अगर अपन बात करें, कंप्यूटर का रीस्टार्ट या पुनः चालू करना बताओ क्या कहलाता है, रीबूटिंग या वार्म बूटिंग, रीबूटिंग या वार्म बूटिंग कहलाता है। बताओ आपको बूटिंग समझ में आई क्या? कंप्यूटर को चालू करना, जैसे बंद कंप्यूटर है उसको चालू किया है तो वो तो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग। और जैसे अगर आपने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया है, पहले से कंप्यूटर चालू होता उसको आपने रिस्टार्ट कर दिया है, तो बताओ वो क्या कहलाएगा आपका, वार्म बूटिंग कहलाएगा। रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को रीबूटिंग या वार्म बूटिंग। ठीक है, बताओ बूटिंग समझ में आ गया? चल लें आगे। वापस करें क्या? बताओ, रोम, रोम का काम क्या है, कंप्यूटर को चालू करना। कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है, बताओ क्या नाम है उसका, बायोस। रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है, उसका क्या नाम है, बायोस। बताओ बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस बताओ कौन सी प्रक्रिया को संपन्न कराता है, पोस्ट की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। बताओ पोस्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। बूट स्ट्रैप लोडर का कार्य बताओ क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, तो सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लोड करता है। बोले एक बार सारे के सारे, सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लोड करता है। अभी भी कुछ बच्चे उदासीन बैठे हैं, बोलिए एक बार और। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की पहली लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर रैम में लोड करता है। बताओ किसका काम होता है ये, बूट स्ट्रैप लोडर का काम। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को बताओ क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, या बंद कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और कंप्यूटर को पुनः चालू किया जाता है या रिस्टार्ट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बताओ अपन क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो। अब है अपने रोम के प्रकार, रोम के प्रकार।
रोम के प्रकार। तो रोम के प्रकार की अगर अपन बात करें तो रोम कितने प्रकार की होती है? तो रोम बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बताओ। एक तो जिसको प्रोग्राम को मिटाया नहीं जा सकता, एक वो रोम जिसमें प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है। ठीक है। एक तो कहलाएगी आपकी पी रोम, एक तो कौन सी कहलाएगी? पी रोम। एक आपकी रोम कहलाएगी ईपी रोम। बताओ कौन सी? ईपी रोम। भाई इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें इरेज किया जा सकता है, इसमें इरेज नहीं किया जा सकता। फिर जो ईपी रोम है ये बेसिकली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है यू वी रोम, एक होती है ई पी रोम। पी रोम। अब देखिए इधर पी रोम की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? तो पी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब बार बार मैं रोम की फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आपको खुद को लिखनी है रीड ओनली मेमोरी। आगे आगे की फुल फॉर्म लिख दूंगा। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से हल्का सा मिटा दो क्या? हो गया है तो। इरेज प्रोग्रामेबल, पूरी फुल फॉर्म आपको लिखना है ना। इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसकी बताओ क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी अल्ट्रा वोयलेट। वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट इरेज, इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हो जाएगी इलेक्ट्रिकली तेज प्रोग्रामेबल पढ़ लो एक बार इसको। प्रोग्राम दार जा सकता, जा सकता नहीं था। त्रुटि प्रोग्राम में सुधार करने, प्रोग्राम सुधार करने, सुधार अल्ट्रा वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट पराबैंगनी, पराबैंगनी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग
त्रुटि प्रोग्राम में सुधार करने के अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। त्रुटि प्रोग्राम में सुधार करने प्रोग्राम सुधार करने विद्युत तरंगे विद्युत इलेक्ट्रिक वेव इलेक्ट्रिक का प्रयोग मतलब इसमें तो इलेक्ट्रिक छोड़ देते हैं, इसके अंदर पराबैंगनी किरण उपचार करवाई जाती है, डेटा लॉस्ट हो जाता है और इसमें सुधार बना लो एक बार। बताओ रोम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी पी रोम, एक होती है आपकी एपी रोम। एक में तो सुधार नहीं किया जा सकता, एक में सुधार किया जा सकता। फिर सुधार किया जा सकता है तो कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं, एक तो है पराबैंगनी के माध्यम से और एक आपके विद्युत तरंगों के माध्यम। क्लियर है? बता लिया क्या? त्रुटि प्रोग्राम का मतलब क्या है? जैसे एरर प्रोग्राम, इंग्लिश में बोलो। करेक्शन नॉट अलाउड इन एरर प्रोग्राम। करेक्शन नॉट अलाउड इन एरर प्रोग्राम। और उसमें क्या हो जाएगा? लिख लेना अपने हिसाब से आगे। हाँ जी, इसका सब विद्यार्थी हो। इंग्लिश ऐसे एकदम से नहीं निकलती, कोई बोलता है समझ लेता है क्या है बोलना है, एकदम से नहीं निकलती, इसके लिए प्रैक्टिस ये होती है। जो अल्ट्रा वायलेट इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। त्रुटि प्रोग्राम में सुधार के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। यूज द अल्ट्रा वायलेट वेव्स फॉर करेक्शन एरर प्रोग्राम। सही बोला मैंने? यूज द अल्ट्रा वायलेट वेव फॉर करेक्शन एरर प्रोग्राम। और इसमें बताओ क्या हो जाएगा? यूज द इलेक्ट्रिसिटी वेव करेक्शन फॉर करेक्शन एरर प्रोग्राम। देख लो अब है ना। क्लियर है? चले आगे। कोई उतार रहा है क्या? देखिए इधर, क्या देखा अपन ने? रोम। रोम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। बताओ कौन कौन सी? एक तो होती है पी रोम, एक होती है एपी रोम। बताओ पी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बोलिए एक बार, आने दीजिए।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इरे इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम में क्या देखा अपन ने? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यूवी ईपी रोम और एक होती है आपकी ईपी रोम। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि रोम कितने प्रकार की है तो ऐसे आप तीन प्रकार की देके आ सकते हैं। एक तो बताओ कौन सी? पी रोम, ईपी रोम और ई ई पी रोम। जो आपकी यूवी ईपी रोम है इसको आप कहा जाता है ईपी रोम भी कहा जाता है। इसको बताओ कौन सी रोम कहा जाता है? ईपी रोम। इस प्रकार वाली रोम को कहते हैं अपन ईपी रोम। ठीक, इस रोम को, इस रोम को अपन ईपी रोम भी कहते हैं, ईपी रोम। ठीक है, तो अगर देखें तो फिर तीन प्रकार की हो जाएगी, फिर ई पी रोम, ईपी रोम और ई ई पी रोम। ठीक है, जैसे अगर अपन देखें थोड़ा अच्छे लेवल से, तो अच्छे लेवल से तो दो ही प्रकार की होती है। एक में तो सुधार नहीं किया जा सकता, एक में सुधार किया जा सकता है। अब सुधार किया जा सकता है तो फिर दो है, एक तो है यूवी पी रोम, एक है ई ई पी रोम। ठीक है, इसमें अल्ट्रा वायलेट का यूज किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकली का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसमें हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तरीका सेफ नहीं है, काफी ज्यादा कॉस्टली है और रिस्क रहती है। इसमें कोई रिस्क नहीं रहती है और सस्ता रहता है, इस वजह से अपन इसका ज्यादा यूज करते हैं। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। ठीक है, ये हो गया आपका रोम। ठीक है, अगला है आपकी मेमोरी रैम। बताओ कौन सी है? रैम। बताओ रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस। ठीक है, अब देखें इधर, रैम जो होती है आपकी ये कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी एस रैम और एक होती है आपकी, तो होती है, और एक होती है आपकी। आप इसके अंदर एक बात और लिख लें, एक बात और लिख लेना इसके अंदर, रैम के अंदर यह है अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई, वोलेटाइल, 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 वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये अस्थाई या वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और रोम बताओ कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल। तो रोम में भी लिख लेना, यह है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल तो अपन बोलते हैं स्थाई। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम बताओ कौन सी मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रैम बताओ कौन सी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। चले अपन आगे। ठीक है, चलो एस रैम। अगर एस रैम की अगर अपन बात करें, जो एस रैम है आपकी, की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम स्टैटिक, स्टैटिक। और इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक हो जाएगी आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस। निकले इसके अंदर, यह है
यह डी रैम की अपेक्षा अपेक्षा है डी रैम यह डी रैम की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। अधिक स्थायी होती है। का प्रयोग का प्रयोग का प्रयोग सर्वर में की होती है। इसमें 6 ट्रांजिस्टर 6 ट्रांजिस्टर 6 ट्रांजिस्टर लगाते हैं। यह का प्रयोग का प्रयोग का प्रयोग कंप्यूटर में कंप्यूटर फिर अपन लिखें ब्रैकेट में डाल देना पीसी पर्सनल कंप्यूटर है ना। पीसी पर्सनल में किया जाता का प्रयोग कंप्यूटर या पीसी में था। यह यह बार 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 रिफ्रेश होती है। यह बार बार रिफ्रेश यह बार बार रिफ्रेश होती बार बार होती। यह चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस प्रकार ये करती है। चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग के सिद्धांत यह चार्जिंग डिस्चार्जिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ट्रांजिस्टर वह दो ट्रांजिस्टर व एक दो ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर कितने ट्रांजिस्टर है 6 ट्रांजिस्टर कितने लगते हैं 2 ट्रांजिस्टर व एक कैपेसिटर लगता है। जो इसको बताओ क्या करता है चार्जिंग व डिस्चार्ज करता है। जो इस रैम को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर इस रैम को
कैपेसिटर इस रैम को चार्जिंग 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 चार्ज व डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर चार्ज व डिस्चार्ज करता है। ये रैम बार बार रिप्रेस होती है। बार बार रिप्रेस बार बार रिप्रेस ये रैम बार बार रिप्रेस क्लियर है। दो ट्रांजिस्टर व एक कैपेसिटर। दो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर। अब सही है। दो ट्रांजिस्टर व एक कैपेसिटर लगता है। दो ट्रांजिस्टर व एक कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर इस रैम को चार्ज व डिस्चार्ज करता है जिससे ये रैम बार बार रिप्रेस होती है। और ये रैम बताओ क्या होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये रैम बताओ क्या होती है, सस्ती होती है। लिख देना, ये सस्ती होती है और ये महंगी थी। ये रैम सस्ती, यह रैम सस्ती बताओ क्या होती है। क्लियर है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? और दिक्कत आपको होनी भी, बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। बताओ कौन कौन सी। एक तो होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम डी रैम की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। एस रैम डी रैम की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर नहीं पाया जाता है। किसके अंदर नहीं पाया जाता है कैपेसिटर, एस रैम के अंदर में सिर्फ ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं होगी क्योंकि कैपेसिटर के माध्यम से रैम चार्ज व डिस्चार्ज होती है। और जैसे डिस्चार्ज होकर बंद होगी वापस चालू होगी, इसको अपन कहते हैं रिप्रेस होना। क्या कहते हैं, रिप्रेस होना। तो इसके अंदर डेटा लॉस्ट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर डेटा बार बार क्या हो जाएगा, लॉस्ट होता रहेगा। किसके अंदर, डी रैम के अंदर। ठीक है, एस रैम का प्रयोग कहाँ करते हैं, सर्वर में करते हैं। और डी रैम का प्रयोग कहाँ करते हैं, पीसी के अंदर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर करते हैं। ठीक है। और इस रैम को बताओ कौन सी मेमोरी कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। और रोम को कौन सी मेमोरी कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, स्थाई मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थाई, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये रैम भी अपनी खत्म। ठीक है, अब अपन आगे वाली मेमोरी पढ़ते हैं, ये खत्म। अब अपना है सेकेंडरी मेमोरी। बताओ कौन सी मेमोरी चालू की थी अपन ने, सेकेंडरी। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट।
और सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर मैंने एक प्रकार की मेमोरी आपको बताई थी जिसका नाम है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप व कार्टेज टेप का काम एक जैसा ही है, तो मैं मैग्नेटिक टेप का आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कार्टेज टेप आपको ध्यान में रखनी है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। देखे इधर, मैग्नेटिक टेप में क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखे इधर, आपने कैसेट देखी क्या? कैसेट, रील वाली कैसेट। ऐसी रील वाली कैसेट देखी है आपने? पहले चलती थी, ठीक है, टेप में चलते थे, टेप चलाते थे उससे, कैसेट से, ठीक है। प्लास्टिक की कैसेट आती थी जिसमें रील आती थी, जिसको पेन के माध्यम से अपन जब वो निकल जाती थी तो पेन के माध्यम से उसको सही करते थे, ठीक है। और बचपन में कभी कभी अपने हेलीकॉप्टर भी चलाए होंगे, तो इधर से पकड़ में इधर से पकड़ो, हवा आते हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज आती थी, ठीक है। तो वो उसी रील की मैं बात कर रहा हूँ। ये रील होती है, तो ये जो रील है, जो रील वाला सिस्टम है, ये कहलाता आपका मैग्नेटिक टेप। बताओ क्या कहलाता है? मैग्नेटिक टेप। तभी तो बोलते हैं कि टेप चलाओ, क्या चलाओ? टेप। गाने वाला जो टेप है उसको अपन टेप ही बोलते थे। क्यों बोलते थे टेप? क्योंकि बताओ इसमें कौन सी मेमोरी लगती है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी लगती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, है ना। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और हाँ, तो यहाँ पे डेटा को होल्ड करने के लिए अपन क्या करेंगे? तो इस प्रकार की मेमोरी के अंदर डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए FeO, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, FeO का लेप किया जाता है। FeO का लेप किया जाता है, क्या जाता। डेटा को होल्ड करने के लिए FeO का लेप किया जाता है, फेरस ऑक्साइड का लेप किया जाता है। बोलो, बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। उसके बाद में अगर अपन देखें, भाई डेटा का लेप तो कर दिया, लेकिन इसकी बताओ क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। उतारना नहीं है, उतारना नहीं, समय देता हूं ना उतारने के लिए, उतारना नहीं है, ठीक है। सामने देखें, भाई डेटा को होल्ड करने के लिए अपन इसके ऊपर FeO का लेप कर दिया, लोहे का लेप कर दिया। इसको अपन पेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसी को अपन बताओ क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। लोहे को बताओ क्या कहते हैं? आयरन। और जिसके आयरन की कमी हो जाए वो इस रील को खा लेना, ठीक है। उसकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, पेरस ऑक्साइड या FeO। लेकिन इसको धूल मिट्टी से बचाने के लिए, तो डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए, डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के, डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप किया जाता है। देखिए इधर, डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए किसका लेप करते हैं? फेरस ऑक्साइड का लेप करते हैं, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए अब इसके ऊपर एक और लेप करेंगे ताकि ये धूल मिट्टी से बच जाए, ठीक है। मतलब काफी समय तक रखा हो या धूल में गिर जाए कहीं, तो ये कैसेट खराब नहीं होनी चाहिए।
तो इसके लिए बताओ क्या है, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप भी किया जाता है ताकि ये डेटा खराब ना हो। तो बताओ मैग्नेटिक टेप में अपन ने क्या देखा, मैग्नेटिक टेप में देखा कि डेटा को होल्ड करने के लिए फेरस ऑक्साइड का लेप किया जाता है और डेटा को धूल मिट्टी से बचाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो रीड राइट हेड होते हैं, इसके जो रीड राइट हेड होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। बताओ क्या होते हैं, मैग्नेट। और मेरे को बताओ इसमें जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में है, लोहे की फॉर्म में। और बताओ मैग्नेट किसको आकर्षित करता है, लोहे को आकर्षित करता है। तो जहां अट्रैक्शन होगा, डेटा तो 0 और 1 में होता है, लेकिन जहां लोहे का अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, जहां अट्रैक्शन होगा तो वहां तो बताओ क्या रीड होगा, 1। और जहां अट्रैक्शन नहीं होगा, जहां अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, वहां क्या रीड होगा, 0। तो इस प्रकार से जो डेटा है वो किस में चलता है, 0 और 1 में चलता है। ठीक है, उतार लो इसको। यह है चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, लिख दो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो। यह है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय फ्लक्स के सिद्धांत पर कार्य करो, एक बार देख लो। ये हो गया आपका मैग्नेटिक टेप। और सेम इसी प्रकार का बताओ कौन सा है, कार्टेज टेप। आजकल तो कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड लगते हैं। आपने पुराने वाले कैमरे देखे क्या, जिसके अंदर रील आती थी, नेगेटिव कॉपी तैयार होती थी उसकी। ठीक है, कैमरे के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था और वो सिल्वर ब्रोमाइड से नेगेटिव कॉपी तैयार होती थी। ठीक है, तो वो रील के अंदर होती थी। वो रील भी सेम कौन सी है आपकी, ये वाली रील है जिसके अंदर आपका बताओ क्या होता है, पेरस ऑक्साइड का लेप होता है। हाँ जी, कौन सा अट्रैक्शन, हाँ अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्ट करना, मतलब जैसे चुंबक किसको अट्रैक्ट करता है, लोहे को अट्रैक्ट करता है। जहाँ अट्रैक्शन बल लगेगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, और जहाँ अपना लोहा नहीं है वहाँ 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा 0 और 1 में रीड होता जाएगा। मतलब उसका लेप इस तरीके से किया जाता है, मतलब डेटा क्या हो जाए, आपका एक्टिव हो जाए। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण। अच्छा, क्या है इसका, मेरे को बताओ। आपकी उस रील के अंदर लोहा होगा, रीड राइट हेड में मैग्नेट लगा है, तभी तो इसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो मैग्नेट बताओ किसको अट्रैक्ट करेगा, लोहे को। बताओ लोहे को, लोहे से चिपकता है नहीं, चिपकता है ना। तो वहाँ एक हल्का सा आकर्षण बल लगेगा, ऐसा नहीं मतलब पूरी कैसेट चिपक जाएगी। मतलब एक आकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण बल से जहाँ पे होगा तो वहाँ पे तो लगेगा 1, और जहाँ नहीं लगा आकर्षण बल वहाँ होगा 0। तो इस प्रकार से 0 और 1 में डेटा चलता जाता है। डिजिटल सिग्नल बनेंगे वहाँ पे, तो डिजिटल सिग्नल इस प्रकार से बनेंगे 0 और 1 में। फिर ये डिजिटल सिग्नल स्पीकर के माध्यम से आपके यांत्रिकी सिग्नल में बदलेंगे, आपके आवाज के सिग्नल में बदलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसको अपन बोलते हैं फाई। इस प्रकार का जो साइन होता है वो ये वाला साइन, चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात को।
आपने वो देखा कि जैसे मूवी चालू होती है तो पीवीआर के अंदर, जैसे कि पीवीआर लिखा हुआ आता है, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ी सी रील आती है, पता हो तो बड़ी सी रील पहले के वीडियोग्राफी में काम आती थी। जैसे वीडियोग्राफी करते थे ना, तो वो रील काम आते थे। वो रील भी बताओ किसका उदाहरण है? आपके सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। तो रील के अंदर क्या होता है, तो रील की लंबाई जो होती है 4 से 7 nm तक की होती है। ये जो रील है ना, यहाँ से यहाँ तक की 4 nm से लगाकर 7 nm तक की मोटाई होती है, और ये लंबाई होती है 4 nm से लगाकर 7 nm तक, 7 nm तक। और ऐसे इसके अंदर इस प्रकार से डेटा होता है रिकॉर्ड के फॉर्म में। इसमें जो डेटा होता है बताओ कौन सी फॉर्म में होता है? रिकॉर्ड, मतलब छोटे छोटे रिकॉर्ड बनते रहते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो भी बताओ अपन क्या बोलेंगे? ठीक है। तो इसमें जो डेटा होता है वो तो कौन से फॉर्म में होता है? रिकॉर्ड, मतलब कंटिन्यू डेटा नहीं होता है। टुकड़ा, फिर थोड़ा सा गैप, टुकड़ा, फिर थोड़ा सा गैप, टुकड़ा, फिर थोड़ा सा गैप, टुकड़ा। इस टुकड़े को अपन क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। इस टुकड़े को अपन क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड आपका कहलाता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। आपका कहलाता है प्लेटर। बताओ क्या कहलाता है? प्लेटर। तो इस प्रकार से पूरा एक प्लेटर बनता है इसके अंदर। तो ये लिख लो, ये रील का है आपके, है ना, रील। रील की जो मोटाई है, लंबाई है, वो कितनी होती है? 4 nm से लगाकर 7 nm तक की होती है। 4 nm से लगाकर 7 nm तक, 4 nm से लगाकर 7 nm तक रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड ग्रुप, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज प्लेटर। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज प्लेटर। क्लियर है? हाँ जी। 4 से 7, इसकी जो मोटाई है ना, लंबाई इस प्रकार वाली लंबी, जो रील की जो लंबाई है पूरी, वो होती है 4 nm से लगाकर 7 nm, मोटी रील की। 4 nm से लगाकर 7 होती है लंबाई। कैमरे में जो रील आती है ना, देखा होगा आपने, नेगेटिव कॉपी वाली रील, इतनी बड़ी रील आती है इस प्रकार से। एक तो आती है छोटी रील जो कैसेट में लगती है, एक होती है बड़ी रील जो पहले कैमरे में लगती थी, उसकी नेगेटिव कॉपी तैयार होती थी। हाँ, हाँ, धूप में भी फोटो दिख जाती है उसकी, हाँ वही सेम है ना। ये हो गया आपका मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और कार्टेज टेप भी बताओ कैसा है? ऐसे है। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अपन डालते हैं पहला मैग्नेटिक डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर अपन पढ़ेंगे अपन आपका मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क को देखें तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर बताओ पहली कौन सी मेमोरी है? फ्लॉपी। बताओ कौन सी है? फ्लॉपी। तो फ्लॉपी को देखें एक बार, तो इस फ्लॉपी के अंदर बताओ ये क्या बनते हैं? ट्रैक बनते हैं। बताओ क्या बनते हैं? इस प्रकार के ट्रैक बनते हैं इस फ्लॉपी, ठीक है। और ये जो ट्रैक है, ये किस में बटे होते हैं? तो ये सेक्टर में बटे होते हैं, इस प्रकार से सेक्टर में बटे होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का डेटा, जो आपका जो मैग्नेटिक डिस्क का जो डेटा है, वो किस में बटा होता है? ट्रैक व सेक्टर में बटा होता है। बताओ किस में बटा होता है? ट्रैक व सेक्टर में बटा होता है। हार्ड डिस्क का डेटा बताओ किस में बटा होता है? ट्रैक व सेक्टर में बटा होता है, ठीक है। इसमें ये तो बताओ क्या है? ट्रैक, ठीक है। और ये बीच का जो गैप है ये क्या है? सेक्टर, सेक्टर। ट्रैक पिक्स नहीं होते हैं, ट्रैक पिक्स नहीं होते हैं,
नहीं होते हैं। बताओ ट्रैक फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन सेक्टर बताओ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सेक्टर फिक्स होते हैं, सेक्टर फिक्स होते हैं, सेक्टर फिक्स होते हैं। और एक सेक्टर होता है 512 बाइट का। बताओ कितने बाइट का होता है, 512 बाइट का होता है। ठीक है, इस प्रकार की मेमोरी के अंदर ट्रैक जो है आपके पिक्स नहीं होते हैं, सेक्टर पिक्स होते हैं। किसके अंदर, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैंने पहले बताया फ्लोपी, तो ये फ्लोपी का ही प्रकार मैं बता रहा हूँ कि फ्लोपी इस प्रकार की संरचना होती है। फ्लोपी के अंदर फ्लोपी किसकी बनी होती है, तो फ्लोपी बनी होती है माइलर पदार्थ की। बताओ किसकी बनी होती है, माइलर पदार्थ की। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सा पदार्थ आ गया, माइलर पदार्थ, इसको अपन बोलते हैं सिली प्लास्टिक। तो बताओ अपन क्या बोलते हैं, सिली प्लास्टिक, सिली प्लास्टिक, सिली प्लास्टिक, सिली प्लास्टिक की बनी होती है। बताओ कौन सी मेमोरी, फ्लोपी। ठीक है, फ्लोपी के अंदर जो बनते हैं वो क्या है, ट्रैक एंड सेक्टर बनते हैं। और सेक्टर की साइज होती है 512 बाइट। फ्लोपी कितने प्रकार की होती है, तो फ्लोपी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है 5.5 इंच, तो कितनी होती है, 5.5 इंच। और एक होती है 3.5 इंच। एक तो बताओ कितनी की होती है, 5.5 इंच की। और एक कितनी की होती है, 3.5 इंच की होती है। तो 5.5 इंच की जो फ्लोपी है, इसकी साइज होती है 1.20 MB। ठीक है, फिर उसके बाद में बनी 3.5 इंच की फ्लोपी, और 3.5 इंच की साइज होती है 1.44 MB। बताओ कितनी होती है, 1.44 MB। ठीक है, 5.5 इंच की फ्लोपी पहले चलती थी, ट्रैक के अंदर गैप था, सेक्टर था, लेकिन साइज फिर भी कम थी। लेकिन यहाँ पे ट्रैक के अंदर गैप कर दिया, सेक्टर की संख्या बढ़ा दी, और साइज भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो 3.5 इंच की फ्लोपी है, इसकी साइज तो बताओ क्या होगी, ज्यादा होगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, छोटा है, बताओ किससे छोटा है, 5.5 इंच से छोटा है। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, साइज बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे है 5.5 इंच, 5.5 इंच 1.20 MB, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। भाई मोटा तो है, लेकिन किसी काम का नहीं है, नाम मोटा दर्शन खोटा। ठीक है, ये चीज है। देखिए इधर 3.5 इंच की है तो 1.44 MB, और 5.5 इंच की है तो उसकी साइज कितनी हो जाएगी, 1.20 MB। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइज है, आपको याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक बार उतारे फ्लोपी के अंदर, फ्लोपी के अंदर यही है। बताओ फ्लोपी का डेटा किस में बटा होता है, ट्रैक व सेक्टर में विभाजित होता है। अब मैग्नेटिक डिस्क का सारा ही डेटा इसमें बटा हुआ होगा, ट्रैक व सेक्टर में। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क को ही क्या कहते हैं, ना सही। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर पहली मेमोरी फ्लोपी है, फिर फ्लोपी से जिप बनती है, और फिर जिप से हार्ड डिस्क बनती है, फिर हार्ड डिस्क से विंचेस्टर बनती है। ठीक है, इसकी सारी आगे देखते हैं, पहले एक बार इसको उतारें आप। हाँ जी, हाँ मैग्नेटिक डिस्क की पहली मेमोरी। क्या हो गया, अच्छा ब्रेक हो गया, लेना ही है ब्रेक, चलो ठीक है। एक एक जना ऐसे जाओ, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। पॉज कर रहे हो, हटा दो चलो।